से। हेलो दोस्तों, ऑल टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्रांसफॉर्मर के कंप्लीट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम जो मोस्ट लिखते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो 2 से 3 वीडियो में अपन पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे। इसके अंदर टॉपिक का कुछ भाग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे वाला और नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे वाला अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपन ट्रांसफॉर्मर का अध्ययन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर हिंदी में ट्रांसफॉर्मर को परिणाम मित्र बोलते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मर की परिचय, इंट्रोडक्शन। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है या युक्ति है जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरण करते हैं। इसके साथ ही उस युक्ति में द्वारा वोल्टेज का अपचय यानी स्टेप डाउन एवं वोल्टेज का उच्चायन स्टेप अप सुगमता से किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज को बढ़ाया और कम किया जा सकता है। वोल्टेज को बढ़ाया और कम किया जा सकता है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर का कार्य है। आगे देखते हैं। ये इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर आपने सभी ने देखा होगा। जनरली जो जीएसएस वगैरह या फिर बाहर कहीं अपने जो 2 पोल वाले खंभे लगे हुए हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद में ट्रांसफॉर्मर का कार्यकारी सिद्धांत आता है। ट्रांसफॉर्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर का कार्यकारी सिद्धांत कहते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रेरण का अस्तित्व केवल एसी पर होता है। जो ये प्रेरण है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये ओनली ऑन एसी ही पर होता है और डीसी पर यह वर्किंग नहीं करता। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर का अपन देख लेते हैं। ये देखो, ये प्रिंसिपल आ गया हमारे पास। ये ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल आ गया। ट्रांसफॉर्मर कैसे कार्य करता है देखो, इसमें हमने एक वाइंडिंग इस साइड में कर दी। ठीक है, इस वाइंडिंग में और ऐसे सप्लाई दी और इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होगा। इसके अंदर जो ईएमएफ के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र इस कोर से होते हुए इसे गमन करेगा। ठीक है, ऐसे इस कोर से होते हुए गमन करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक दूसरी कुंडली को दिया और इसके ठीक दूसरी साइड कोर के दूसरी साइड में हमने इसको लपेट दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जो चुंबक इसके अंदर उत्पन्न हो रहे थे उस चुंबक का ये कुंडली क्या है, कुंडली में से किसकी बनाए जाते हैं? सीयू कॉपर की, कॉपर या फिर एल एल्यूमिनियम की बनाए जाते हैं। तो इनमें से एक पदार्थ की हमने कुंडली को उपयोग किया। अगर अब कुंडली इसके अंदर हमने लगा दी तो ये क्या करेगी, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका विरोध करेगी या चुंबकीय मार्ग को काटने की कोशिश करेगी, जिसके कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन। आज अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर की संरचना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की संरचना। तो ट्रांसफॉर्मर की संरचना में देखो, ये ट्रांसफॉर्मर की संरचना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की संरचना में देखो, एक मिनट। अब देखो, एक ये ट्रांसफॉर्मर की संरचना के बारे में अपन आज देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की संरचना। देखो, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, पीछे लेमिनेटेड स्टील की कोर है। ठीक है, और लोड के टर्मिनल हो गए, लोड के टर्मिनल, और इधर सप्लाई के जो हम सप्लाई करते हैं, और हमेशा इसी सरों से ही सप्लाई दी जाती है। ये संरचना मुख्य रूप से ये संरचना के और विस्तृत संरचना के बारे में अपन आगे जो हमने पहले जो ट्रांसफॉर्मर देखा था उसके बारे में जैसे हमने देखा वो इसके बारे में बाद में अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो, ये देखो अगला नाम है टाइप ऑफ संरचना में हमने वाइंडिंग देखो, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। देखो, पहले प्राइमरी वाइंडिंग है, तो पहले प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में देख लेते हैं। देखो, प्राइमरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग को एसी विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है वह प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग को विद्युत स्रोत या विद्युत उपभोक्ता के करने वाली युक्ति के द्वारा संयोजित किया जाता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। लोड के साथ संयोजित किया जाता है या फिर उपभोग करने वाले युक्ति के साथ संयोजित किया जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाता है। देखो, एक बार आपको वापस दिखा देता हूं मैं। ये देखो,
इसमें देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये एक मिनट, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब क्या होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग के जो इस साइड है ये प्राइमरी वाइंडिंग, इसके अंदर हम इसी स्रोत को योजित कर रहे हैं और जो ये है यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे हम लोड से करेंगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में हो गया। अब आगे देखते हैं कंजर्वेटर। कंजर्वेटर तो कंटेनर, कंजर्वेटर क्या कंटेनर, कंजर्वेटर तो आगे है, इसके टॉपिक होता है कंजर्वेटर भी, लेकिन वो आगे अपन अध्ययन करेंगे। एक बार देखो कंटेनर क्या होता है। कंटेनर क्या होता है, इसके कंटेनर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कंटेनर, कंटेनर में आमतौर पर एक टैंक है, टैंक भी कहा जाता है, इसे तेल भरा जाता है। अब कंटेनर जो ट्रांसफॉर्मर का मुख्य रूप से जो तेल भरा जाता है उसे कंटेनर कहा जाता है, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को रखा जाता है। ठीक है, आगे देखो। अब है कोर, जो ट्रांसफॉर्मर मैंने भी आपको कोर बताए थे ना संरचना में, जिसमें चुंबकीय पथ है, चुंबकीय पथ उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय पथ प्रदान करता है, उस कोर के बारे में अपन आज और देख लेते हैं कि कोर क्या है, क्या किसके बने होते हैं, क्या कार्य इसके, तो इसके बारे में अपन आज अध्ययन करते हैं। तो देखो ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। कोर किसकी बनी होती है, हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। प्रत्येक लेमिनेटेड कोर को आपस में इंसुलेटेड किया जाता है, प्रत्येक लेमिनेटेड कोर को आपस में इंसुलेटेड किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि एडी करंट को कम करने के लिए। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद में देखो कोर के मुख्य कार्य, कोर के मुख्य कार्य क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग को पूर्ण रूप से रखना, मतलब पूर्ण करना। वो क्या करता, मैंने भी आपको बताया था, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर की कोर बनी है, इसके अंदर इस साइड में एक वाइंडिंग की हुई है, तो ये अब इसमें प्राइमरी वाइंडिंग हुई। प्राइमरी वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एम पे एस की तरफ जाएगा, तो यहाँ से वो गमन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो इससे इससे घूमता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू इससे घूमता रहेगा चुंबकीय क्षेत्र। तो अब इस चुंबकीय क्षेत्र को मार्ग प्रदान करने का कार्य करता है, वो कौन करते हैं, हमारे पास लेमिनेटेड कोर, यानी ट्रांसफॉर्मर जो सिलिकॉन स्टील के कोर यूज होती है, वो कार्य करती है। ठीक है, अब प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र को अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी वाइंडिंग से गुजारना। अब यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग लगी हुई है, तो इससे ज्यादा जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इसके अंदर से गुजरे, यहाँ से ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरे, जिसके कारण ज्यादा से बोले। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य हो गया। आगे देखो, अब बताएं ट्रांसफॉर्मर के टर्मिनल के बारे में देखते हैं। टर्मिनल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों को विद्युत सप्लाई को आदान प्रदान करने के लिए आदान प्रदान करने वाला कार्य करने के लिए टर्मिनल द्वारा किया जाता है। जो आदान प्रदान करने का कार्य, ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर है, इस ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे स्रोत लगाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लोड लगाया। ठीक है, यहाँ पे लोड लगा दिया हमने और यहाँ पे ऐसे स्रोत लगा दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये आदान प्रदान करने का कार्य कौन कर रहा है, ये पे देखो टर्मिनल हो गए, दो इसके टर्मिनल हो जाएंगे, तो आदान प्रदान करने का कार्य करने वाले जो पॉइंट है उन्हें हम टर्मिनल का है, या फिर उन्हें टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये मिनट, ठीक है, तो देखो आगे ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली, ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली भी देख लेते हैं। जब ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को इस स्रोत से संयोजित किया जाता है, तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण प्रवाह में प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर एक प्रत्यावर्ती प्रभाव का, अल्टरनेटर प्रभाव का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक प्राइमरी वाइंडिंग के चालक के द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करते हैं और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे देखो, एक बार मैं आपको यही समझा देता हूँ, जैसे मैंने संरचना में आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से और बताते हैं। ये हमने कोर ले लिया, ठीक है, कोर किसकी लेनी है, सिलिकॉन स्टील। ठीक है,
इसके ऊपर हमने एक वाइंडिंग, ठीक है, ये वाइंडिंग हमने कर दी। और इसके विपरीत साइड में भी हमने एक वाइंडिंग कर दी, ठीक है, कर दी, दो वाइंडिंग हमने कर दी। अब हमने जैसे इस वाइंडिंग को हम एसी सप्लाई प्रदान करेंगे, ये कोर किसकी बने, सिलिकॉन स्टील, ठीक है। तो सिलिकॉन स्टील के बनाने के कारण इसके अंदर जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र तो ये चुंबक पूरा बनना शुरू किया। और जैसे ये चुंबक बनना शुरू हुई, इसमें जो चुंबकीय बल रेखा है उनका गमन होगा, वो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकल कर यहाँ वापिस इसके अंदर मतलब पूरा परिपथ का निर्माण करती रहेगी, कंटिन्यू इसके अंदर गमन करती रहेगी। अब ये चुंबकीय बल रेखा जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा इसी चुंबकीय पथ से परिपथ गमन करेगी, ठीक है, तो यहाँ से ये गमन करेगी। अब गमन कर रही है, हमने ये दूसरी वाइंडिंग इसके ऊपर लगाई। अब ये दूसरी वाइंडिंग इसमें क्या लगाया हमने, Cu या फिर एल्यूमिनियम, क्या लगाया, एल्यूमिनियम। अब ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे तो ये उत्पन्न ही नहीं होगा। तो ये कौन से हमारे पास अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ होने के कारण ये इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और इस विरोध को करने के नियम को ही फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। और इस नियम के कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पे हमने वोल्टेज के रूप में हम इसको बाहर कार्य के लिए चलते, ठीक है। इस सिद्धांत को भी क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस सिद्धांत या फिर अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। आगे देखो, इसके बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, ये रहा हमारे पास ट्रांसफॉर्मर। अब देखो इसमें वीडियो के माध्यम से ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत को समझाया। देखो ये देखो, ये इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर आया, और ये इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने वोल्टेज अप्लाई दी, यहाँ पे हमें वोल्टेज अप्लाई से प्राप्त हो गई, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत हमने देख लिया। ये आगे देखो, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये देखो, आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण, आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। देखो, तो आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर को कितने भागों में बांटा गया है, आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उत्साहित ट्रांसफॉर्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो ट्रांसफॉर्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, वह उत्साहित प्रकार का ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या के कम होती है, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या वो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या से कम होती है। जैसे देखो, ये ट्रांसफॉर्मर बनाया मैंने, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर की गौर हुई, इसमें हमने जैसे 3 टर्न लगा दिया, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी। और अब सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक, हमने इसमें टर्न की संख्या अधिक कर दी। ये हमारे पास कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया, उत्साहित प्रकार का ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है। तो ये आगे समझ गए उत्साहित ट्रांसफॉर्मर के बारे में। अब देखो नेक्स्ट उत्साहित ट्रांसफॉर्मर में चित्र बनाया गया, उत्साहित ट्रांसफॉर्मर जैसा होता है। तो ये देखो, ये चित्र है, ऊंचाई यहाँ पे निम्न वोल्टेज होगा और यहाँ पे मैं उस वोल्टेज से प्राप्त कर देगा। ज्यादातर ट्रांसफॉर्मर इस दोनों व्यावसायिक और उत्साहित के रूप में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब इसके बाद में अपन स्टेप अपसाइड ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। अपसाइड ट्रांसफॉर्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ठीक इसका विपरीत होता है। जो ट्रांसफॉर्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर निम्न वोल्टेज प्रदान करता है वह ट्रांसफॉर्मर अपसाइड ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। इस ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न की संख्या के अधिक होती है। इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मर बना हुआ है, ठीक है, एक और। अब इसमें तो इस साइड में तो टर्न की संख्या अधिक, जो प्राइमरी साइड है उस साइड में टर्न की संख्या अधिक, और जो सेकेंडरी साइड है उस साइड में टर्न की संख्या कम रखी जाती है। इस ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलते हैं हम, अपसाइड ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं, अपसाइड ट्रांसफॉर्मर। ये चित्र इस प्रकार का
होता है। एक वोल्टेज और सामने निम्न वोल्टेज प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर हो गया। अब इसमें देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लेमिनेटेड सिलिकॉन। तो अब ट्रांसफॉर्मर लेमिनेटेड सिलिकॉन, देखो अब इसमें बात आ गई तो हम इसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। देखो कोर, अब पहले देखो कोर की संरचना के आधार पर 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ठीक है, तो एक मिनट पहले इस सिलिकॉन लिमिटेड सिलिकॉन के बारे में, तो इसके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं क्या किस कार्य पहले हमने ये दिया है। तो देखो ट्रांसफॉर्मर की कोर है, क्या है ट्रांसफॉर्मर की कोर है, ये जो ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है ये किसकी बनी है, लेमिनेटेड सिलिकॉन। अब लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर का प्रयोग किया जाता है, ये किसकी बनी है, स्टील का, और प्लस इसमें सिलिकॉन की मात्रा भी होती है। देखो इसके निर्माण के लिए 3.8% से 4.5% तक सिलिकॉन धातु मिश्रित की जाती है। सिलिकॉन धातु मिश्रित किस लिए की जाती है, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए। ठीक है, कोर के अंदर जो थोड़ी मात्रा में यानी इसके साथ में स्टील के साथ में सिलिकॉन मिक्स करते हैं, ये किस लिए करते हैं अपन, ये किस लिए करते हैं, जो हिस्टैरिसीस हानि उसको कम करने के लिए। और इस कोर की मोटाई कितनी होती है, इसकी मोटाई होती है 0.35 mm से 0.5। एक पत्ती ले ली है, ठीक है, एक पत्ती ऐसी ले, इसी के ऊपर एक पत्ती ऐसी सेम पत्तियों के रूप में लगाई जाती है। इन पत्तियों की साइज 0.35 mm से 0.5 mm तक रखी जाती है। ठीक है, इसको क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसमें एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब अपन आगे देखते हैं, आगे देखें, अब आगे अब कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। कोर पहले देखो सेल प्रकार का, दूसरा है कोर प्रकार का, तीसरा बेल प्रकार का। ये 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर इसके अंदर अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखो आगे अपन देखते हैं, पहला है सेल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये सेल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, ये सेल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में जैसे ये सेल, इसमें ई टाइप की कोर, एफ टाइप की कोर, ये अलग अलग प्रकार की कोरों का प्रयोग करके सेल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। ई आई प्रकार का, एम टाइप की ये बनी हुई है, और ये टी यू प्रकार की कोर है। ठीक है, ये हमारे पास सेल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। कोर प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में देखो क्या सिस्टम है, इसमें कोर होती है तो 2 वाइंडिंग अलग अलग होते हैं। इसमें तो वाइंडिंग देखो, एक मिनट देखो, इसमें क्या है, वाइंडिंग के लिए मार्ग एक ही उत्पन्न है ना, ये मार्ग एक ही उत्पन्न हो रहा है सेल टाइप में, लेकिन इसमें मार्ग 2 होगा, एक ही मार्ग होगा, एक मार्ग ये हो गया, तो 2 मार्ग होते हैं। ठीक है, ये कोर टाइप का हो गया और ये सेल टाइप का हो गया। अब इसके बाद एक टाइप और है, उसको बोलते हैं बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर। बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि समांतर पथों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो ये पथ बनकर इसमें तो देखो, इसमें एक और दो, इसमें दो, इसमें भी 2 बल रहते हैं, तो इसमें देखो ये 2 3 4 ऐसे करके बहुत ज्यादा समांतर पथों की संख्या होने के कारण इसको बेरी टाइप का ट्रांसफॉर्मर में कहते हैं। बीच में वाइंडिंग की जाती है, और सबसे कब इसमें वाइंडिंग करना भी डिफिकल्ट होता है, कोर इतनी कोर होने की वजह से कोर से निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब आगे देखो, आगे हमारे पास आता है, आगे इसके बाद में ट्रांसफॉर्मर के 3 नंबर हमारे पास 2 प्रकार के पढ़ लिए हमने, एक तो फेजों की संख्या के आधार पर, और दूसरा कौन सा पढ़ा था, एक तो फेजों संख्या के आधार पर, फेजों संख्या के आधार पर तो हम अब पढ़ने वाले हैं, और एक तो हमने पढ़ लिया था कोर की संख्या के आधार पर, और एक वोल्टेज के आधार पर हमने 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिए। अब है फेजों की संख्या के आधार पर, तो फेजों की संख्या के आधार पर भी ट्रांसफॉर्मर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। पहला है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, मतलब सिंगल फेज है नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर जिसमें 2 वायर, 2 तार आते हैं, 2 तारे निकलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, इसमें सॉरी इसमें 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में कितने, देखो इसमें हर प्रकार के, जैसे एक सिंगल फेज है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर एक साथ होंगे तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर ज्यादा बनने लगता है।
है। तो ठीक है, ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर हो गया। और ये सिंगल फेज ये पर दो प्रकार के बांटे गए। नेक्स्ट अगला है आउटपुट क्षमता के आधार पर। आउटपुट क्षमता बाहर जितनी वोल्टेज क्षमता में प्राप्त हो रही है उसके आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया गया है। तो उसके आधार पर हम देखते हैं ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। आउटपुट क्षमता के आधार पर जो भी दो प्रकार के होते हैं, ज्यादातर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के ही बनाए, दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक तो ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसके बाद में ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में अपन देख लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटो खुद नाम ही बता रहा है, वो तो इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम या फिर कुछ प्रकार का ऐसा हो जो खुद ही कहीं का कार्य करे। तो देखो ऑटो ट्रांसफार्मर इस प्रकार का होता है। इसमें देखो एक वाइंडिंग होती है, उसके ऊपर लोड संयोजित कर दिया जाता है, लेकिन एक पॉइंटर के सहायता से संयोजित किया जाता है। जैसे जैसे हम लोड में वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें जैसे पॉइंटर को ऊपर नीचे करते जाएंगे उसमें लोड में अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, इसमें अब चार प्रकार का भी होते हैं और चार प्रकार का भी ट्रांसफार्मर होता है। देखो केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। देखो केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों प्रकार का कार्य करती है। देखो एक ये देखो इसमें वाइंडिंग लगी हुई है और इसमें ये है। ठीक है, ये दोनों एक ही वाइंडिंग से कार्य करते हैं, तो इसे ऑटो ट्रांसफार्मर बोला जाता है। नेक्स्ट देखो अगली स्लाइड में देखो ऑटो ट्रांसफार्मर प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखो ऑटो ट्रांसफार्मर सिद्धांत क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वही होते हैं जो सामान्य ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर रेशियो है के बराबर में V1 बटा V2 बराबर है N1 बटा N2। ये जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है ये इसमें क्या होता है, सेम जो सामान्य ट्रांसफार्मर होते हैं उसी के समान का है। ठीक है, अगला देखते हैं के बारे में। ये देखो वेरिएक, अब ऑटो ट्रांसफार्मर को वेरिएक भी बना सकते हैं। देखो क्या होता है वेरिएक, यदि ऑटो ट्रांसफार्मर में 8 से 10 स्टेपिंग निकाल दी जाए तो उसका उपयोग विभिन्न वोल्टेज की ऐसी सप्लाई प्रदान करने के लिए उपकरण के रूप में किया जाता है, जिससे वेरिएक ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। ठीक है, वेरिएक कहा जाता है। अब है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, यानी जो उपकरण के रूप में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है उसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर देख लेते हैं हम। उच्च मान की वोल्टेज तथा विद्युत धारा मापन यंत्रों में उच्च मान की वोल्टेज तथा विद्युत धारा मापन के लिए यंत्रों में प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये निम्न दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का हुआ है, दो प्रकार का हुआ है। ठीक है, तो दो प्रकार का ट्रांसफार्मर हुआ है। देखो कौन सा हुआ दो प्रकार का, एक तो है धारा ट्रांसफार्मर, दूसरा है हमारे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो धारा ट्रांसफार्मर वो विद्युत धारा का मापन करता है और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो विद्युत वोल्टेज का मापन करता है। नेक्स्ट देखो ये दोनों के चित्र बने हैं। ये तो हमारे पास पीटी और ये हमारे पास सीटी। पीटी का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और सीटी का मतलब है करंट ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज का मापन करता है वो तो पीटी और जो धारा का मापन करता है वो सीटी। ये हमारे पास दो प्रकार के पीटी सीटी ट्रांसफार्मर होते हैं। सामान्यतः तो जीएसएस में उपयोग किए जाते हैं। जीएसएस में आपको इनके बड़े रूपों में भी देखने को मिल जाता है। इसमें जैसे एक प्रकार के जैसे बना है ये एक ही प्रकार का हो, इस प्रकार की भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं अपन। अब आता है व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ठीक है, अब व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर का भी वर्गीकरण किया गया है। अब व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि ये भी दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पावर ट्रांसफार्मर और देखो पहला पावर ट्रांसफार्मर के बारे में देख ले, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसके बारे में आगे देखेंगे। देखो पावर ट्रांसफार्मर, तो पावर ट्रांसफार्मर देखो पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता केवी क्षमता सामान्य 200 200 केवीए
किलो वोल्ट एम्पियर तक होती है, और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार संयोजन में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजन में होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। प्राइमरी वाइंडिंग किन में होती है? स्टार, और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजन में होती है। ये हमारे पास कौन से प्रकार का ट्रांसफॉर्मर हो गया? कौन से प्रकार का होगा? पावर ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, यानी वितरण ट्रांसफॉर्मर। इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, इसके अंदर देखते हैं अपन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की केवीए क्षमता सामान्यतः 5 केवीए से 2000 केवीए तक होती है, और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग से डेल्टा में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में की जाती है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी हो गया। अब अपन डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफॉर्मर दोनों देखने में सेम लगते हैं, बस बड़े मात्रा में होते हैं, कुछ छोटा मात्रा में, इसके कारण इसको थोड़ा सा अलग अलग होते हैं। आगे देखो, ये है पावर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के मुख्यतः निम्नलिखित भाग होते हैं। अब देखो इनके भागों के बारे में देखो। कोर, देखो कितने भाग है, देखो ये इसके 20 भागों के नाम बताए हुए। कोर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑयल टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, कूलिंग पाइप, ऑयल इनलेट वाल्व, ऑयल आउटलेट ड्रेन कोक, ऑयल गेज, प्राइमरी टर्मिनल्स, सेकेंडरी टर्मिनल्स, अर्थ पॉइंट, डाटा प्लेट, एक्सप्लोजन वेंट वाल्व, और कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, सिलिका जेल, टैंपिंग स्विच, क्लोज रिले, ताप मापी, और ये कितने प्रकार के? 20 प्रकार के इनके भाग होते हैं। ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, ये इसके भाग है। हम चित्र के अंदर इसके बारे में अध्ययन भी कर लेते हैं एक बार के। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के कौन कौन से भाग है? एक बार मैंने शायद इसका तो पहले से वीडियो भी बनाया हुआ है, यूट्यूब पे पहले से रहे हुए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के भागों के बारे में अध्ययन। ठीक है, तो पहले देखो, ये देखो, ये जो चारों तरफ की बॉडी बनना है, ये हमारे पास हो गया मुख्य टैंक। मुख्य टैंक बनेगा, ठीक है, ये मुख्य टैंक है। इसके बाद में देखो, इसके अंदर वाइंडिंग दी जाती है। ये वाइंडिंग क्या है? ये वाइंडिंग 3 फेज वाइंडिंग है, तो ये हमारे पास वाइंडिंग है। अब देखो इसके बाद में अगला नाम देखो, ये वाइंडिंग जो बीच में 4 है, ठीक है, और वाइंडिंग के तीनों तार जो लो वोल्टेज है वो हमारे पास हो जाएंगे, यहाँ पे जुड़े हुए जाते हैं। जो पोर्टलैंड की आईटी में लो टर्मिनल साइड है वो हो जाएंगे हमारे पास, और यहाँ पे देखो 3 लगे, ये हो जाएगा हमारे पास साइड। और ये ताप मापी हो गया, जो तापमान को ट्रांसफार्मर का जो टैंक है उसके अंदर भरा हुआ ऑयल है, उसके ताप का मापन करता है। और ये टेपिंग स्विच है, ये अलग अलग टेपिंग के रूप में ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब कूलिंग पाइप है, इन पाइपों के अंदर ये नेचुरल कूलिंग पाइप के द्वारा कूलिंग होती है, हवा जैसे पाइप के अंदर हवा लगेगी तो ये थोड़ा जो ऑयल है वो फैला होगा, और हवा के कारण थोड़ा पाइप जो तेल है इसमें वो थोड़ा कूलिंग हो सकता है। और ये वही ट्रांसफॉर्मर गैस का लेके जाना है, जिसके लिए क्या किया जाता है? ऑयल आउटलेट वाल्व है। ये ऑयल आउटलेट अगर ऑयल खराब हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कम हो गई, तो उसको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ठीक है, इसके बाद में अर्थ पॉइंट है, इसको अर्थिंग के लिए आवश्यक होता है। और तेल, यहाँ पे जो इसमें अंदर तेल डाला हुआ है, ये तेल और वायु इसके अंदर आप देखो सिलिका, ये ब्रीदिंग, ये ब्रीदर है, ये क्या करता है? ये ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल को, जैसे ऑयल क्या, इसमें ऑयल फैला हुआ और टुकड़ों के कारण इसमें उसको जगह चाहिएगी, एयर जाने के लिए, एयर को लेने के लिए जगह चाहिए, वो एयर लेने का काम ब्रीदर करता है। और ब्रीदर को शुद्ध एयर देने के लिए यहाँ पे सिलिका जेल लगी हुई होती है। ठीक है, अब ये एल्टी प्रोपोर्शन आपको बता दिया मैंने। और इसके बाद में इनलेट, ऑयल इनलेट, और अगर आपको ऑयल डालना है इसमें और ज्यादा मात्रा में तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। और ये बुकोज रिले का काम क्या कार्य है कि अगर किसी स्थिति में ट्रांसफॉर्मर में ये कार्य बहुत ज्यादा अगर मात्रा में गर्म हो गया तो ये ट्रांसफॉर्मर को सायरन लगा होता है, ये हॉर्न देकर बता देगा कि ट्रांसफॉर्मर अत्यधिक मात्रा में गर्म हो गया, और जिसके कारण आगे के लोड हम ये कम कर सकते हैं। अब प्रेशर रिलीज वाल्व है, प्रेशर इसमें साथ में प्रेशर रिलीज वाल्व भी लगा, मैंने बताया ना जैसे कुकर में सीटी होते हैं इसी प्रकार इसमें सीटी रूप में कार्य करता है। अब कंजर्वेटर टैंक होता है, ये मुख्य टैंक के ऊपर लगा होता है। इसमें क्या है कि ट्रांसफार्मर तेल की मात्रा बढ़ गई तो इसमें आधा खाली रखा जाता है, जिससे कि ये ट्रांसफार्मर में तेल की मात्रा को मापन कर सके, मतलब ऊपर की मात्रा में फैला सके
और कम पड़ने पर इसको वापस से कंप्लीट दे सके। और अब एक्सक्लूजन वाल्ट अगर किसी में ये सभी कार्य नहीं करते हैं तो एक्सक्लूजन वाल्ट में यहाँ पे एक रबड़ का पाइप, रबड़ के पाइप तो लगे होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में गर्म होने के कारण फट जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर जलने से बच सकता है। अब ऑयल गेज, ऑयल गेज क्या होता है? ऑयल गेज क्या होता है कि इसमें ऑयल डला होता है, ये ऑयल का विभिन्न प्रकार का ऑयल का मापन करने के लिए। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की संरचना है। अब आगे